हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। NMPSC ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए बच्चों, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में आपको बता रहे थे, हमने आमाशय तक जो पाचन था वहाँ तक आपको यानी कि समझा दिया। इसके बाद में जो टॉपिक है आपका वो है छोटी आंत में पाचन। पाचन चल रहा था, चैप्टर नंबर 22 था और चैप्टर नंबर 22 में आपका आमाशय में पाचन तक ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है छोटी आंत में पाचन। देखिए बच्चों, आमाशय में जब भोजन आता है तो उसके साथ अम्ल मिल जाता है और अम्ल मिल जाने के बाद में अब यह जो मटेरियल बना उसको कहते हैं कायम। उसको क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। अब यह है यानी कि आंशिक रूप से जो पचित जो कायम है वह आमाशय से अब धीरे धीरे छोटी आंत में आता रहता है और यहाँ इसका संपूर्ण पाचन होता है। यानी कि इस कायम का लगभग 70% जो पाचन है वो छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है उस ग्रहणी में इसका पाचन होता है। छोटी आंत की जो ब्रूनर्स ग्रंथि होती है, ब्रूनर्स ग्रंथि, उसके द्वारा एक क्षारीय एंजाइम रहित एवं श्लेष्मा, क्षारीय द्रव एवं श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। जो कि ये जो है क्षारीय द्रव है, जो ये श्लेष्मा है, यह ग्रहणी की जो भित्ति है उस भित्ति की कायम से सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा अग्नाशय रस और पित्ताशय रस, ये दोनों बाइकार्बोनेट्स युक्त श्लेष्मा का श्रावण करते हैं, जो कि इसका क्या कर देते हैं, इसका जो माध्यम अम्लीय है उसको क्षारीय बना देते हैं ताकि इस पर आसानी से ये कार्य जो एंजाइम है पाचन के लिए वो आसानी से इसके ऊपर कार्य कर सकते। इसके अलावा आंत की जो भित्ति है यानी बलित होकर आंतरीय जो सेल्स हैं वो एक आंतरीय रस का श्रावण करती हैं जिसमें 99% जल, 99% जल और 1% एंजाइम होते हैं। ये आंतरीय रस की बात कर रहे हैं। इसका माध्यम हल्का क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.5 से 8 होता है। इसका pH मान 7.5 से 8 होता है। यहाँ इस भाग में यानी कि 4 से 5 घंटे के लिए भोजन जो है वो रहता है। यहाँ इसका पाचन और अवशोषण दोनों क्रियाओं के लिए 4 से 5 घंटे के लिए यहाँ पर भोजन रहता है। अब इसके अलावा जो वसा का पायसीकरण है उसके बारे में भी मैंने आपको यानी कि बताया था। वसा का पायसीकरण का मतलब क्या है? वसा को यानी कि जो वसा के जो बड़े बड़े कण हैं उसे छोटे छोटे कणों में विभाजित करने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। अब पायसीकरण होती कैसे? सबसे पहली बात तो ये आपके समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार पायसीकरण कैसे होता है। बेटा वसा के पाचन में, वसा का जो पाचन है उसके पाचन में पित्त लवण यानी पित्त और लेसिथिन, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पाचन में, वसा के पाचन में पित्त और लेसिथिन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं? इनका एक सिरा ध्रुवीय होता है, इनका एक सिरा ध्रुवीय और दूसरा सिरा अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय जो सिरा है वो वसा के साथ यानी कि घुल जाता है और ध्रुवीय जो सिरा है ये भोजन के में उपस्थित जल के साथ घुल जाता है, जिससे वसा का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वसा छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम वसा का पायसीकरण कहते हैं।
वसा का जो पाइसीकरण है उसमें पित्त और लेसिथिन दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका एक सिरा ध्रुवीय होता है और एक सिरा अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय सिरा वसा के साथ में यानी कि घुल जाता है और ध्रुवीय की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय सिरा जल के अंदर घुल जाता है और जिससे वसा का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वसा छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम वसा का पाइसीकरण कहते हैं। यहाँ तक भी हो गया था आपका। इसके बाद में अग्नाशय रस की बात करें हम, अग्नाशय रस पाचन में कैसे अपनी भूमिका निभाता है वो देखिए बेटा। अग्नाशय रस की बात करें हम, तो बेटा अग्नाशय रस की बात करें हम तो अग्नाशय रस जो है इसके अंदर विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, राइबोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसके अलावा एलिस्टेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी के सभी जो एंजाइम हैं ये प्रारंभिक अवस्था में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन एंटेरोसाइट जो सेल्स हैं उनके द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित किया जाता है, जो कि सबसे पहले निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। बाद में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये ट्रिप्सिन एंजाइम अन्य सभी एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम यानी कि काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को ट्रिप्सिन एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रो एलिस्टेज जो निष्क्रिय है इसको सक्रिय एलिस्टेज में बदल देता है। इस तरह से ये यानी कि किसका ये जो है सभी ये प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। एलिस्टेज एंजाइम जो भोजन के साथ जो इलास्टिक तत्व हैं उनका पाचन करने में सहायता करते हैं। अब आमाशय में जो पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है, लेकिन छोटी आंत में वह कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एलिस्टेज आदि एंजाइम जो होते हैं ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखें हम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कार्बोहाइड्रेट के पाचन की अगर हम बात करें बेटा तो अग्नाशय रस जो है उसमें एमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च है, एमाइलेज एंजाइम होगा। ये एंजाइम स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या अन्य कार्बोहाइड्रेट जो अणु हैं इनको ये ग्लूकोज या ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनका जलक हो जाएगा और जलक हो जाएगा तो ये मोनोसैकेराइड के रूप में बदल दिया जाता है, या ओलिगोसैकेराइड है, माल्टोज है, इस सब में इसका रूपांतरण हो जाता है। अब अग्नाशय जो एमाइलेज एंजाइम है यह एक प्रबल एंजाइम होता है जो कि आधे घंटे में ही पूरे स्टार्च को यानी कि पचा देता है। इसके अलावा हम यानी कि वसा का पाचन के बारे में पढ़ें। वसा का पाचन तो बेटा देखिए आप, वसा का जो पाचन है इसमें पित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्त है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा लाइपेज जो एंजाइम है, अग्नाशय रस के अंदर लाइपेज एंजाइम होगा जो कि वसा को बसियाम और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके अलावा आरएनएज की बात करें हम, आरएनएज राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम
आरएनए को यानी कि न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। इसके अलावा डीएनए की बात करें हम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है ये डीएनए का जल अपघटन करके सरल न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। अग्नाशय रस के अंदर उपस्थित जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को बसियम और ग्लिसरॉल यानी कि वसा का जो पाइसीकरण होता है उसमें यानी कि बदल देता है। इसके अलावा आरएनए एंजाइम जो होता है जो आरएनए को यानी कि न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, और डीएनए जो एंजाइम है यह डीएनए का जल अपघटन करके इसे सरल न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल हो गया, एस्टर हो गया, हाइड्रोलेज है, फॉस्फोलाइपेज है, ये सभी एंजाइम कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और फॉस्फोलिपिड का जल अपघटन कर देते हैं जिससे वसा का पूर्णतः पाचन हो जाता है। अब ये पाचन हो गया बेटा कंप्लीट आपका। अब हम अवशोषण की अगर हम बात करते हैं, अब जब भोजन का कंप्लीट पाचन हो गया तो अब क्या आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा अवशोषण। अब सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि अवशोषण किसे कहते हैं हम, तो आपकी उपकला कोशिकाओं द्वारा, मैं अवशोषण की डेफिनेशन बता रहा हूं, सबसे पहले इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपकी उपकला कोशिकाओं के द्वारा, आपकी उपकला कोशिकाओं के द्वारा पचित जो भोजन है उस पचित भोजन का रक्त या लसिका में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। मैंने आपको अवशोषण की डेफिनेशन बताई है, तो डेफिनेशन सुनिए आप ध्यान से। अवशोषण की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यानी कि आपकी जो एपिथेलियम सेल्स हैं, उपकला जो कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा पचित भोजन का रक्त या लसिका में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। अवशोषण जो है वो छोटी आंत का जो क्षुद्रांत जो भाग होता है जिसे कहते हैं इलियम, वहां सबसे ज्यादा इसका अवशोषण होता है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ औषधियां ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनका मुख्य गुहा में अवशोषण कर लिया जाता है। कुछ एल्कोहल हैं, कुछ और प्रकार की औषधियां हैं, उनका आमाशय में अवशोषण कर लिया जाता है। छोटी आंत का जो क्षुद्रांत भाग होता है उसके अंदर कैंकरंकी वलय, माइक्रोवेलाई, बेलाई आदि इस तरह की विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि इस पचित भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। अब जो अवशोषण की क्रिया है ये दो प्रकार से होती है बेटा, एक तो है आपका निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण, और दूसरा है बेटा आपका सक्रिय अवशोषण। पहला है बेटा आपका निष्क्रिय अवशोषण, दूसरा है सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण हमेशा विसरण के द्वारा होगा। इसके द्वारा होगा बेटा, विसरण के द्वारा। विसरण किसे कहते हैं कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरित होना या गमन करना विसरण की क्रिया कहलाती है। अब सबसे पहले सक्रिय अवशोषण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, निष्क्रिय अवशोषण में क्या आ जाएगा, सक्रिय अवशोषण में आ जाएगा जब पचित भोजन के अणुओं का स्थानांतरण, जब पचित भोजन के अणुओं का स्थानांतरण रक्त एवं लसिका में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है तो इसे हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। यानी कि पचित भोजन, सक्रिय अवशोषण के बारे में बता रहा हूं सबसे पहले सक्रिय अवशोषण के बारे में। तो जब पचित भोजन के अणुओं का रक्त एवं लसिका में, पचित भोजन के अणुओं का रक्त एवं लसिका में अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना सक्रिय अवशोषण कहलाता है। दूसरा है आपका निष्क्रिय अवशोषण, जब पचित भोजन के अणुओं का रक्त एवं लसिका में अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो यानी कि मिश्रण है उसको
इसको हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। तो ये आपका अवशोषण की बात करें। अब इसमें सबसे पहला बेटा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण यानी कि कैसे होगा। अब भोजन का पाचन किया, उस पाचन के अंदर मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड इस तरह से उस भोजन का अपघटन कर दिया गया था। अब उससे क्या बना, ग्लूकोज बना बेटा, फ्रक्टोज बना, गैलेक्टोज बना। इन सब के रूप में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कर लिया जाता है और ये लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में यानी कि संचित होते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कर लिया जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा जो भोजन का पाचन हुआ और पाचन किसमें हो गया, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में। तो इसके अंदर इसका क्या हो गया, पाचन हो गया। पाचन इस रूप में इसको अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। दूसरा है बेटा वसा का अवशोषण। अब देखिए बेटा वसा का अवशोषण इसलिए कैसे किया जाता है वो सुनिए बेटा। वसा का जो अवशोषण है यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में किया जाता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। वसा का अवशोषण वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में किया जाता है, जिसका स्थानांतरण विसरण के द्वारा अर्थात निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा लसिका में हो जाता है। वसा का अवशोषण पढ़ रहे हैं बेटा हम। तो वसा का जो अवशोषण है यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है और इसका जो अवशोषण है वो विसरण के द्वारा अर्थात निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा लसिका के अंदर होता है। इसके अवशोषण में जो पित्त है ये पित्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको ये चीज एक्सप्लेन कराई थी। जब देखिए बेटा अवशोषण कैसे होगा वो देखिए, जब वसा के साथ में पित्त मिल जाएगा, ठीक है बेटा, जब वसा के साथ में पित्त मिल जाएगा तो एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है। उस विशेष संरचना को हम मिसेल कहते हैं। उस विशिष्ट संरचना को क्या कहेंगे हम, मिसेल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, मिसेल। मिसेल क्या होता है बेटा कि एक गोल का छोटे छोटे कणों के रूप में होगा जिनका व्यास 3 से 6 मिलीमीटर व्यास इनका होता है। जो गोल का है बूंद है, उस बूंद जैसी संरचना में होगा जिसको हम मिसेल कहते हैं। जब ये जो मिसेल है, ये मिसेल जब माइक्रोबलाई के संपर्क में आता है तो इस मिसेल से वसा निकलकर और कोशिका के अंदर आ जाती है। कहां जाती है, कोशिका के अंदर, यानी कि उस माइक्रोबलाई की जो कोशिका है उनके अंदर आ जाती है। अब शेष क्या बच गया बेटा, पित्त बच गया भाई, दोनों से मिलकर मिसेल बन रहा है। जब मिसेल से यानी वसा बाहर हो गई तो क्या बच गया, पित्त बच गया। पित्त वापस से मिसेल जैसी संरचना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है, वापस से ये मिसेल जैसी संरचना का निर्माण करती है। अब जो वसा बाहर निकली, अब वसा कौन सी है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आगे चलकर कोशिका में अंतःप्रदिपी जालिका के में प्रवेश कर जाते हैं या अंतःप्रदिपी जालिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इसके चारों ओर प्रोटीन अणु घेर लेते हैं। अब इस संरचना को हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन, ठीक है साहब, क्या बन गया बेटा, काइलोमाइक्रोन। ईआर में कोशिका से कहां चली गई, ईआर में चली गई। ईआर में प्रोटीन इसको घेर लेगी तो अब काइलोमाइक्रोन बन गया साहब। अब काइलोमाइक्रोन जो है ये बहिर्गमन के द्वारा, किसके द्वारा, बहिर्गमन के द्वारा एक्सोसाइटोसिस जो क्रिया है उस बहिर्गमन के द्वारा ये कोशिका से बाहर निकलकर लसिका केशिका से होते हुए लसिका तंत्र में पहुंच जाती है। काइलोमाइक्रोन है यह बहिर्गमन के द्वारा कोशिका से बाहर निकलकर लसिका केशिका से होते हुए और लसिका तंत्र में पहुंच जाती है, जहां पर इसका दोबारा से पाचन होगा और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन कर दिया जाता है और फिर इसका अवशोषण कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा, अवशोषण हो गया। इसके अलावा कुछ यानी विटामिन हैं, जल का अवशोषण है, वो भी आपका यानी कि अवशोषण कर लिया
बृहदांत्र जो कोलोन भाग है उसके अंदर इनका अवशोषण कर दिया जाता है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको कल उस समय प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ तक मैं आपको इसको बेटा लिखा देता हूँ, आप नोट्स उठाइए, नोट्स बनाएं, कॉपी उठाएं नोटबुक, और नोटबुक में आप लिखें नोटबुक उठाएं, नोटबुक में लिखिए आप और हेडिंग लिखे बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन है इसमें लिखिए आप अग्नाशय रस में उपस्थित, हेडिंग लिखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें लिखिए आप अग्नाशय रस में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम द्वारा, अग्नाशय रस में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च ग्लाइकोजन, स्टार्च ग्लाइकोजन एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं का, अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं का जल अपघटन किया जाता है, अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं का जल अपघटन किया जाता है, जिससे ये माल्टोज एवं ओलिगोसैकेराइड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखिए आप अग्नाशय एमाइलेज एक प्रबल एंजाइम होता है, जो कि ग्रहणी में उपस्थित समस्त स्टार्च को आधे घंटे में ही पचा देता है। हेडिंग लिखिए बेटा वसा का पाचन। हेडिंग लिखिए वसा का पाचन। वसा का पाचन, इसमें लिखिए आप अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम, अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित, जो कि भोजन में उपस्थित ट्राइग्लिसराइड, भोजन में उपस्थित ट्राइग्लिसराइड कोष्ठक लेते हैं पाइसीकृत वसा, कोष्ठक में तो पाइसीकृत वसा का पाचन ट्राइग्लिसराइड का पाचन बहुत कम समय में ही कर देता है, बहुत कम समय में ही कर देता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, कोलेस्टेरॉल एस्टर, कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेट और फॉस्फोलाइपेज, एंजाइम क्रमशः कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेट फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्रमशः कोलेस्ट्रॉल एस्टर एवं फॉस्फोलिपिड का जल अपघटन करके इनमें से बसीय अम्लों को अलग कर देते हैं, इनमें से बसीय अम्लों को अलग कर देते हैं, इनमें से बसीय अम्लों को अलग कर देते हैं। इनमें से बसीय अम्लों को अलग कर देते हैं। इसके बाद लिखो बेटा आरएनएज, कोष्ठक में राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज आरएनए का जल अपघटन करके आरएनए का जल अपघटन करके इसी न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। डीएनएच नेक्स्ट लाइन से
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए का जल अपघटन करके डीएनए का जल अपघटन करके इसे डीएनए का जल अपघटन करके इसे सरल न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। सरल न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। सरल न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। हेडिंग लिखिए बेटा, एंटेरोसाइट सेल्स में उपस्थित पाचक एंजाइम की एंटेरोसाइट सेल्स में उपस्थित पाचक एंजाइम की पाचन में भूमिका। पाचन में भूमिका। एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित पाचक एंजाइम की पाचन में भूमिका। ये हेडिंग लिख लीजिए बेटा, एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित पाचक एंजाइम की पाचन क्रिया में भूमिका। लिखिए बेटा, हेडिंग डालिए बेटा। अब लिखिए आप इसमें, छोटी आंत की भित्ति में एंटेरोसाइट सेल्स द्वारा आंत की भित्ति में एंटेरोसाइट सेल्स द्वारा विभिन्न पाचक एंजाइम का निर्माण किया जाता है। विभिन्न पाचक एंजाइमों का निर्माण किया जाता है, जो कि सेल्स से निकलकर माइक्रोविलाई की सतह पर आकर बन जाते हैं। जो कि सेल्स से निकलकर माइक्रोविलाई की सतह पर जाकर बंध जाते हैं तथा माइक्रोविलाई की सतह के संपर्क में माइक्रोविलाई के संपर्क में आने वाले भोजन का जल अपघटन करते हैं।
एक बार जो मैंने ये लिखाया है इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप मिलाएं थोड़ा सा। इसमें देखो बेटा, छोटी आंत की भित्ति में, छोटी आंत की भित्ति में एंटेरोसाइट सेल्स द्वारा विभिन्न पाचक एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जो कि कोशिका से निकलकर माइक्रोविलाई की सतह पर जाकर बंध जाते हैं और माइक्रोविलाई के संपर्क में आने वाले भोजन का जल अपघटन करते हैं। तो यहां तक बेटा मैंने आपको ये लिखाया है। यहां तक आपको कोई समस्या? एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित पाचक एंजाइम की पाचन में भूमिका। अब देखिए बेटा, एंटेरोसाइट के द्वारा कौन कौन से पाचक एंजाइम है, ठीक है ना बेटा? जैसे सुक्रेज, ठीक है बेटा, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा बेटा। सुक्रेज जो एंजाइम है यह ग्लूकोज को, ये सॉरी सुक्रेज एंजाइम आएगा सबसे पहले। तो सुक्रेज जो एंजाइम है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है बेटा। ऐसे ही माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसे ही लैक्टेज लैक्टेज को लैक्टोज को गैलेक्टोज में बदल देगा। इसके अलावा अल्फा डेक्सट्रिनेज अल्फा डेक्सट्रिन को ग्लूकोज में बदल देगा। इस तरह से ये एंटेरोसाइट जो कोशिका है इनके द्वारा विभिन्न पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था सुक्रेज। सुक्रेज जो एंजाइम है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा। लैक्टेज लैक्टोज को गैलेक्टोज शर्करा में बदल देगा। अल्फा डेक्सट्रिटेज अल्फा डेक्सट्रिन को बदल देगा, इसमें ग्लूकोज में बदल देगा। इस तरह से लाइपेज जो एंजाइम है ये ट्राइग्लिसराइड को किसमें, बसीएम और ग्लिसरॉल में बदल देगा। इस तरह से ये आपका यहाँ आकर पाचन समाप्त हो जाता है। यहाँ से आगे हम इसकी जो बातें हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपको लिखाएंगे।